नमस्कार कर्नल साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजू जी। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। धन्यवाद बुलाने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज पहली बार कर्नल ए.के. रैना जी मेरे चैनल पर आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जियोपॉलिटिक्स की बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है। ये बताइए सर कि भारत को लेकर बड़ी सारे जो देश हैं वो खुलकर सामने नहीं आए। तो भारत में भी एक जमात है जिसको लगता है कि अरे पाकिस्तान के साथ तो कुछ देश खुलकर खड़े थे, लेकिन किसी ने भारत के साथ खड़े होने की बात नहीं कही। क्या वाकई इस बात का फर्क पड़ता होगा सर? खामोश रहकर भी तो साथ दिया जाता है या नहीं? मोहब्बत खामोशी से होती है अंजू जी। ये जो बदमाशी करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं रोड के ऊपर, वो जोर से बोलते हैं। किन देशों से कंपेयर कर रहे हैं हमारे लोग? अजरबैजान, बिका हुआ देश। टर्की, 73 और 74% इन्फ्लेशन। कभी कू हो जाता है, कभी बचता है, कभी नेटो से गाली खा रहा होता है, कभी रशिया की गोद में बैठ जाता है। इन देशों की ना स्टैंडिंग है, और उनको क्या है कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जनता को डाइवर्ट करने के लिए एक बहाना मिल गया कि उम्मा 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 जो भी। बाकी जो मैच्योर कंट्रीज हैं, इट इज़ अंडरस्टूड। जैसे हम लोग अपना एक एटीट्यूड दिखाते हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन का हुआ, तो हमने बोला लड़ो मत। हमने ये कहा ना, लड़ाई का समय नहीं है, मत लड़ो। तो मैच्योर कंट्रीज ऐसे ही बोलती हैं, और हमें भी लोगों ने ऐसे बोला। बाकी अंदर क्या बातें हुई, जो कभी फोन कॉल्स किसकी किसके साथ हुई, जयशंकर साहब ने क्या किया, मोदी साहब ने किसको क्या बोला, वो हमें कभी पता चलेगा ही नहीं। लेकिन इतनी मैच्योरिटी आई थिंक अभी देश को होनी चाहिए, और खास करके वो लोग जो कि इसका एक मुद्दा बना लेते हैं। जैसे आपने कहा कि कई लोगों को एक टॉपिक मिल गया बोलने का, तो ऐसा भी नहीं है कि उनको पता नहीं है, लेकिन उनको ये समझ है कि वो ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट देंगे तो जनता का एक वर्ग है जो उन पे विश्वास करता है। वो हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे लीडर चुने, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर ही एक ऐसे लोग हैं जो उन लीडर्स पे विश्वास करते हैं। तो भारत को खुली सपोर्ट थी। ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में कोई भी खड़े होकर ऐसे नहीं बोलता कि हाँ चलो हम तुम्हारे साथ हैं, और कोई आता भी नहीं लड़ने। पाकिस्तान भी आप देखिए, चाइना ने उनकी हेल्प की, लेकिन चाइना के स्टेटमेंट्स काफ़ी सोचे सुलझे हुए थे। जब लास्ट में उन्होंने बोला हम सॉवरेनिटी के साथ खड़े हैं, उसके बाद वो चुप हो गया। इनफैक्ट अभी हमारी जो चाइना के साथ बातचीत होगी, क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। तो हम अकेले नहीं थे, और वैसे भी अदरवाइज अंजू जी, ये लड़ाइयाँ अकेली लड़नी पड़ती हैं। सपोर्ट के लिए हमारे साथ दुनिया खड़ी थी, सबको पता है जी। लेकिन कर्नल साहब, ये जो नूर खान एयरबेस वाला प्रोपेगेंडा है या सच्चाई है, बार-बार वहाँ पर भूकंप आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं। मतलब कि 2 दिन पहले तक तो आंकड़ा ये था कि 24 घंटे में 20 बार वहाँ पर भूकंप आया, कराची तक भूकंप फ़ील किए गए। तो आपको लगता है कि नूर खान एयरबेस कहीं न कहीं गले की फांस बन गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? क्या वहाँ पर सच में उनका ही ज़खीरा रखा गया है परमाणु? जहाँ तक मुझे देखो, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि अभी स्पेकुलेशन में है। एविडेंस तो इन चीज़ों का नहीं मिलेगा, और शायद मिलेगा बाद में, कोई पाकिस्तानी उठ के किताब लिखेगा। वो पैसे के चक्कर में कुछ भी लिख देते हैं। बियर ट्रैप भी पाकिस्तानियों ने लिखी थी, तो दुनिया को समझ आई आईएसआई क्या करती है। नहीं तो आईएसआई के ऊपर किसी को पता ही नहीं था। तो अंजू जी, ऐसा है कि जो मेरी समझ है उसमें ये है कि नूर खान में जो न्यूक्लियर एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, या कोई बड़े अम्यूनिशन की जो शायद अमेरिका ने रखा हो चाइना के लिए, वैसा तो नहीं था। नूर खान बेसिकली एक टेक्निकल सेंटर था, जिसको नेटवर्क का एक, आप ये मानिए कि पूरे सिस्टम का, एयर डिफेंस और मिसाइल कंट्रोल का जो पाकिस्तान के अंदर है, उसका वो ब्रेन था। इनफैक्ट अगर आप कंपैरेटिव डैमेज अगर कंपेयर करें, तो जहाज़ों का गिरना, उनके वैक्स को मारना शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना हमने नूर खान के अंदर तबाही की है। उसमें 2-3 चीज़ें हमें ये समझनी पड़ेंगी कि ये एक बहुत डीप बंकर था। जी इलेक्ट्रिकल्स अमेरिका ने बनाया था, और हमें पता है कि पाकिस्तान अमेरिका से भी बनवाते हैं, और फिर चाइनीज़ को भी लेके आते हैं। हालांकि अमेरिका की शर्त बड़ी क्लियर थी कि जहाँ हम होंगे, वहाँ पे जहाँ हमारे F-16 होंगे, हमारी रडार्स लगी होंगी जैसे जिकोबाबाद में, वहाँ चाइनीज़ इक्विपमेंट नहीं होता। लेकिन नोइंग पाकिस्तान, वो दोनों तरफ खेलता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन अमेरिका ने की थी। और ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट होता है, बिकॉज एक आधा कमरा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, और 40 से 50 मीटर नीचे ज़मीन के अंदर, जिसको कि न्यूक्लियर स्ट्राइक को भी स्टैंड करने का कैपेबल बनाते हैं। बिकॉज अनलेस अनटिल गोला ऊपर गिरे तो वो नहीं होता। वो तो हमारी महारत है कि हमने उनके एयर कंडीशनर के डक्ट में घुस के उनको मारा। तो अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिकन स्टेक अनडाउटली नूर खान में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज आज भी जो वीडियो निकल के आ रहे हैं, जो बातें सुनी जा रही हैं, अभी भी पाकिस्तानीज को वहाँ पे जाने से मना किया हुआ है। इसकी अगर लोकेशन देखेंगे तो वही है जो सफदरजंग एयरपोर्ट की दिल्ली में है। एक तरफ दिल्ली कैंट है, एक तरफ दिल्ली सिटी है, ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली। तो वैसे ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के बीच में है।
बड़ा सही चुना था उन्होंने, ये मान के कि पॉपुलेशन सेंटर्स के बीच में है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो भारत कभी दुस्साहस नहीं करेगा वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए। बिकॉज़ अगर इसको आप दूसरे तरीके से तोड़ना चाहते हैं, तो आपको अगर न्यूक नहीं तो एटलीस्ट एक मदर ऑफ बॉम्ब मारना पड़ता इसको तोड़ने के लिए। उससे तबाही बड़ी होती पॉपुलेशन की। पर फिर वो हमारा जो दिमाग है, हम संस्कृति है ना, हम सिविलाइजेशन है, हमको 200-300 साल पुराना तो देश है नहीं, या 70 साल पुराना है नहीं, तो हमने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने उसको ठोक दिया। एसेट्स जो हैं, जो हार्ड एसेट्स, जो हमारी काफ़ी लोग इस पे एग्री करते हैं कि जो अमेरिकन न्यूक्स, बेसिकली वो चाइना के खिलाफ जो उसने स्टोर वहाँ रखा हुआ था, और ईरान के खिलाफ भी उसकी नज़र थी, हमारे ऊपर भी नज़र है, बिकॉज हम उसके कॉम्पिटिटर्स हैं आने वाले दिनों में। तो वो जैसे किराना हिल का नाम आता है, जकोबाबाद का नाम आता है, सरगोदा का नाम आता है, तो नेचुरली एक जगह तो होंगे नहीं, डिस्पर्स थे। और हमें पता था, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, डीजी एयर ऑपरेशंस ने जो भी हंस थे कह दी बात। और हमने एक उनको सिग्नल दिया कि बहुत खिला लिया अपना गोद में इसको, एक टेररिस्ट कंट्री को, अभी इनफ इज इनफ, वी विल नॉट टेक इट। तो नूर खान में जो बर्बादी हुई है ना, उसको भरने के लिए इनको बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज आपका जब उसमें पहले कितने लोग मारे गए किसी को नहीं पता। जो लोग एक्सपर्ट थे उन सिस्टम के ऊपर, आपने हाईटेक सिस्टम लगा रखे हैं, आपने पूरे कंट्री को नेटवर्क कर रखा है। उसमें महारत ये होती है कि हमारे यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, फाइटर, दिल्ली से, अम्बाला से, ग्वालियर से, कहीं से, उसको डिटेक्ट करना, अपने सारी एयर बेसिस को साउंड करना, पायलट्स को रेडी करना, वो मिसाइल्स कहाँ से आ रही हैं, कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ से भारत के अंदर मूवमेंट कर रहा है, किधर को जा रहा है। और अगर जैसे वो क्लेम करते हैं कि 80 एयरक्राफ्ट इकट्ठे आए थे, तो उन सब की जानकारी और उनको इंगेज किसने करना है, किस किस को टास्क देना है, ये वहाँ से होता था। तब ये मानिए कि आज आपकी ये स्थिति है पाकिस्तान की कि आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन जो सारी एयरफील्ड्स को जोड़ती थी, मिसाइल साइट्स को जोड़ती थी, एयर डिफेंस साइट्स को जोड़ती थी, वो टूट चुकी है। ऊपर से हमने उनके एयर डिफेंस रडार्स उड़ा रखी हैं, रनवे पे सुराख कर रखे हैं, गड्ढे डाल रखे हैं। तो पाकिस्तान एक टेक्निकल लैंग्वेज में आज एयर डिफेंस के मुकाबले मामले में टोटली नेकेड है। बट अगर आपने, जैसे क्योंकि आपका क्वेश्चन यूएस का था, तो नूर खान में यूएस के स्टेक्स हैं, देयर इज नो डाउट। क्या स्पेसिफिकली हैं, क्या इनके लोग अंदर थे, जो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन उस टाइम अंदर थे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं, वो स्पेकुलेशन है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन स्टेक्स और अमेरिका का उसमें भागीदार होना, इसमें कोई शक नहीं है। ये बना ही जी इलेक्ट्रिकल्स ने बनाया था, तो बाकी तो आप समझ सकते हैं, बहुत मेगा प्रोजेक्ट होता है, पैसा बहुत लगता है इसमें, और ये टेक्नोलॉजी हर कंट्री में अवेलेबल भी नहीं है। तो दैट वे यस, यूएस को हर्ट हुआ है नूर खान में, चकला हलाज। और अब जो खबरें आ रही हैं कर्नल साहब की, उस पूरे इलाके को यूएस ने घेर रखा है, वहां पर पाकिस्तानी भी नहीं जा सकते। यहाँ तक भी खबरें हैं, कुछ ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर है कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि हमको वहां अलाउड नहीं। क्या ऐसा भी है कि मतलब इस पूरे इलाके पर अब अमेरिका का कब्जा है, अभी से या पहले से रहा है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे, तो हम सब समझते हैं कि दुनिया को अगर आपने कंट्रोल करना है, तो आपको सी रूट्स और ट्रेड रूट्स के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। बिकॉज जो फौज, पैदल सेना, जो जैसे थल सेना, पैदल नहीं, थल सेना, जिसमें सारी फौज आती है, आर्मी, एयरफोर्स, उनकी अपने फायदे भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। नेवल रूट्स और ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए अमेरिका ने पूरी दुनिया में, आप एटलस खोल के देखेंगे, जगह 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 इनके छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े स्टेशन हैं, जिनको ये डिफरेंट नाम से, अगर बड़ा छोटा होगा तो लेली पैड बोलते हैं, अदरवाइज एक प्रॉपर। और फिर मेन लैंड के अंदर, जैसे कतर के अंदर, साउदीज के अंदर, वहां भी इनके स्टेशन है। ये जो जोन है, जो कि अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अमेरिका की प्रेजेंस दिखती नहीं है। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है अमेरिका की। तो ये कैसे हो गया कि अमेरिका ने हर जगह अड्डे बना दिए, और इन दो जगह पे, बे ऑफ बंगाल में, जैसे बांग्लादेश के आसपास, और यहाँ पे कोई अड्डा ही नहीं बनाया, और चाइनीज को अंदर आने दिया। तो उसमें मेरी थ्योरी ये है कि चाइनीज को सी पैक में अंदर आने देना, और म्यांमार में सी मैक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने देना, ये अमेरिका का एक सोचा समझा ट्रैप था। वो चाहते थे अमेरिकन यहाँ, चाइनीज यहाँ पे 40-50-60 बिलियन डॉलर लगाएं और फंसें, और फिर उनको ना आगे, कहते ना, जैसे हमारी लैंग्वेज में, ना आगे जोगे ना पीछे जोगे, वो उनको बीच में फंसाने के लिए। सेम टाइम चाइना को टैकल करने के लिए, पॉसिबल ईरान को टैकल करने के लिए, जैसे मैंने कहा, भारत को टैकल करने के लिए फ्यूचर में उन्होंने वहां पे डंपिंग कर रखी थी। इनकी जो F-16 की सर्विस टीम थी, टेक्निकल टीम, परमानेंटली वहां पे रहती है, लेकिन उसको ये जकोबाबाद जो बेस है, वहां पे इनके F-16 रहते हैं, वहां पे इनकी रडार्स और एडी के सारा हर चीज अमेरिकन है, और वहां पे इनकी टीम भी रहती है। नूर खान में वो टीम का होने का मुझे कोई खबर नहीं है, हो सकता है लड़ाई के टाइम पे गई हो, लेकिन अदरवाइज वो जकोबाबाद के आसपास होते हैं। तो अभी ये
इसलिए अमेरिका ने यहाँ नहीं रखा दोनों जगह पे। 71 पे उसने कोशिश की थी और रशिया ने आके उसको तोड़ा और बांग्लादेश बन गया। उसकी कभी फिर बात करेंगे। पाकिस्तान मेनलैंड में इसलिए अमेरिकन ने अपना कोई बेस नहीं रखा बिकॉज उनको जरूरत ही नहीं। उनको पता जिस दिन मन करेगा, जैसे आपने कहा कि नूर खान बेस को घेरा हुआ है, बंद किया हुआ अमेरिकन ने, वो उनका इतना हक है, उनके इतना कंट्रोल है पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तानी जनरल्स के बच्चे और बीवियां इस टाइम अमेरिका में बैठी हुई हैं, तो वो उनको ना कर ही नहीं सकते। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ इनको ये लगता है कि भाई, सॉरी लाइट आ गई, इनको लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी वी विल वॉक इन, डंप करके रख लेते हैं। अब नूर खान में क्या हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर ये सच है कि पाकिस्तानियों को वहां जाया नहीं दिया जा रहा है, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि वाइल अंडरग्राउंड तो आपका 40 मीटर 30 मीटर 35 मीटर जितना भी आपका वो डीप बरीड बंकर था जिसके अंदर आपका सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन पॉसिबली कुछ सेंसर्स थे जो ओवरग्राउंड थे। नेचुरली रडार्स अंडरग्राउंड तो काम नहीं करती ना। अगर रडार्स को जहाज पकड़ने हैं, जब मिसाइल को कैच करना है, डिटेक्ट करना, तो उनको ऊपर है। तो कुछ एसेट्स जो ऊपर थी प्रॉब्ली वो बच गई हैं, या इसी की वो इनेक्सी या कोई ऐसा पार्ट जो अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स था जिसमें अगेन अमेरिकन इक्विपमेंट या अमेरिकन सेंसर्स या अमेरिकन स्टाफ, कुछ भी हो सकता है, वो शायद बच गया हो। या ये सैल्वेज करने की कोशिश कर रहे हो कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट। बिकॉज होता क्या है कि आपने जैसे उसामा बिन लादेन की रेड में देखा था, चाइनीज ने कोशिश की थी वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर का कुछ टुकड़ा ही मिल जाए। बाद में पहुंच भी गया था टुकड़ा, अमेरिका ने उड़ा दिया था उनको, बट आप उड़ा नहीं सकते, पूरा जहाज टुकड़े पे रह जाते हैं। तो कुछ चीज है इंटरेस्ट की जिसका आज हमें पता नहीं चल रहा। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि अमेरिकन का बोला कि इनको दूर रखो और हम अंदर जो भी वो सफाई कर रहे हैं वहाँ पे रेस्क्यू को, तो मुझे लगता नहीं, इज टू लेट। बट हाँ, सैल्वेज अपना सामान निकाल रहे हैं, जब अपना प्रिंट निकाल रहे हैं, या फिर सिंपली स्टडी कर रहे हैं। अमेरिकन ऑल्सो टेक लॉट ऑफ पेन टू स्टडी कि अगर किसी इतनी डीप बंकर में मार लगी है और हमने एक टेक्नोलॉजी यूज की है, तो वो उसको भी स्टडी करेंगे। तो कुड बी मल्टीपल रीजंस। अगर ये सच है, और सुनने में तो ये आ रहा है कि नूर खान बेस जो है वो सील्ड, इस टाइम सील्ड है, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। जी कर्नल साहब, जो ट्रेमर्स आ रहे हैं या अर्थक्वेक आ रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं, जैसे कई बार होता था ना कि हिंदू कुश पहाड़ों पर भूकंप आया तो हमें भी झटके लगते थे, है ना। जी तो जी। लेकिन ये झटके सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में क्यों आ रहे हैं? क्या इनका कोई कनेक्शन न्यूक्लियर वेपन से है या रेडिएशन से है? देखो रेडिएशन पहले अभी जो फिलहाल जो भी चल रही है मेन, पहले क्वेटा में शुरू हुए और अभी कराची में है। लोग कह रहे हैं जी वहाँ पे लंडी फॉल्ट लाइन है जिसके कारण कराची उसके ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए हुआ है। तो लंडी फॉल्ट लाइन पे तो कराची सदियों से बैठा हुआ है, हम्म। कभी 24 घंटे के अंदर 18 20 30 झटके कभी नहीं लगे। और दूसरी बात, जितने अब कराची की आप हिस्ट्री देखेंगे पिछले 2 साल की, तो इस फेज के पहले जितने भी इनके अर्थक्वेक के झटके आए हैं वो कराची से 200-250 किलोमीटर के रेडियस में है, कराची सिटी के अंदर नहीं आए। यहाँ इनके कंटोनमेंट है, मलोरी कंटोनमेंट, उसके नीचे वहां झटके लग रहे हैं। वहां की जेल टूट गई और अपराधी वहां से भाग गए, कैदी नॉट अपराधी। तो इसका मतलब कुछ हो रहा है। अब उसमें देखिए 2-3 थियरीज हैं। तो जियोलॉजिकल इवेंट नहीं है, इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि कराची एक उनका सेंसिटिविटी है, नेवी बहुत वीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे उन्होंने कुछ रखा था, कल को हम उनकी नेवी उड़ाते तो हम पे कुछ एक, जैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, उनको कोई शर्म ही नहीं आती। न्यूक्लियर, हम न्यूक्लियर की एन वर्ड यूज नहीं करती सरकारी, हमारी सरकार, और वो एन के बिना बात ही नहीं करते। तो पॉसिबली देयर वाज सम प्लान कि वहीं पे अगर कुछ होता है कराची में हम अटैक करते हैं, तो क्योंकि कराची पे अटैक करने के लिए एक रेंज के अंदर हम लोग जाएंगे, तो उसी रेंज पे मारने के लिए उनको कराची के अंदर कुछ डंप, बिकॉज अगर पीछे डंप करेंगे तो फिर उनको वहां पहुंचाने में मुश्किल हो जाएगी। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है? कुछ लोगों ने कहा जी अभी वो अंडरग्राउंड टनलिंग कर रहे हैं, नई फैसिलिटी बना रहे हैं और नीचे अंडरग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं। एक देश जिसको 8 बिलियन का नुकसान हो रखा हो, थप्पड़ इतनी जोर का पड़ा हुआ कि वो बोलेंगे नहीं और हमारे वाले मानेंगे नहीं, पर हमें पता है एज ए फौजी की बहुत बुरी तरह उनको तोड़ा गया, जिसको बचाने के लिए अमेरिका ने इंटरवीन किया और भारत ने कहा कि आप पाकिस्तानी डीजीएमओ को बोलो हमारे डीजीएमओ से बात करें। लेकिन उसके साथ और भी तो बातें हुई हैं अमेरिका के साथ। इतना तो नहीं है कि ट्रंप ने या वॉन्स ने फोन किया और हमारे मोदी साहब या शंकर साहब ने बोला ओके ठीक है जी आप उनके डीजीएमओ को बोलो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। डिस्कशन हुई है, और जब डिस्कशन हो रही थी तो भारत और ठोक रहा था। उस दिन के टाइम पे पाकिस्तान के एयरपोर्ट ठोके गए। तो इसका ये मतलब है कि कुछ नेगोशिएशन हुई है। और अगर ये थ्योरी जो कि सच ही लग रही है कि अमेरिकन एसेट थी, तो पॉसिबली भारत ने शायद कंडीशन रखी होगी कि मैं सीज फायर तो नहीं करूंगा, मैं रोकूंगा फायर को, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करता हूं जब तक ये बदतमीजी ना करे। आप अपनी एसेट यहाँ से निकाल लीजिए, जहाँ जो आप निकाल नहीं सकते उसको आप डिफ्यूज कर दीजिए। बिकॉज न्यूक्लियर वॉरहेड और न्यूक्लियर मिसाइल वो एक पार्ट है। जब ये चीज़ें बनती हैं अंजू जी सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, चोरी चोरी टेस्टिंग कर रहे हो, आप फुल ब्लोन टेस्टिंग करते हैं, दुनिया देख लेती है, तो आप सब क्रिटिकल मास
जस्ट बिलो थ्रेशोल्ड ज़मीन के अंदर छुप के चूहे की तरह करते रहते हो, ये सारी कंट्रीज़ करती हैं। जो अनडिक्लेयर्ड कंट्रीज़ जैसे ईरान है या इज़राइल है, कोरिया है, ये सारे करते हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने नीचे क्रिएट किया होता है। जैसे आपने नूर खान के नीचे तो एक कंट्रोल सेंटर बनाया था, वैसे ही आपने एक पॉपुलेशन सेंटर के नीचे जो पाकिस्तानी जैसी फौज ही सोच सकती है कि ऊपर आपका शहर है और नीचे आपने एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दी, कल को एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा शहर उड़ जाए। ये ओनली, और क्वेटा जहाँ पे बलोची और पश्तून रहते हैं उनको कोई मतलब नहीं, कराची में सिंधी पश्तून और बलोची रहते हैं, अगेन पंजाबी पाकिस्तानी कोई मतलब नहीं। तो लाहौर के नीचे नहीं बनाया उन्होंने वहां पे बनाया। तो पॉसिबली वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जिसमें टनल्स होंगी, जिसमें बंकर्स होंगे, जिसमें सेलोज होंगी, पॉसिबली उनको एज पर एग्रीमेंट और जो भी अंडरस्टैंडिंग भारत की अमेरिका के साथ हुई है, एक पॉसिबिलिटी है शायद उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और यही काम रशिया और अमेरिका ने किया था जब इनकी स्टार्ट संधि हुई थी और आईएनएफ ट्रीटी हुई थी 80s में। इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स खुद खत्म किए थे और बाद में लोगों को डिक्लेयर किया था कि इतने हजार हमने खत्म कर दिए। तो जब ऐसा कुछ किया जाता है तो फिर वो धरती हिलती है और ये 2, 2.5, 3 रिक्टर स्केल पे आता है और लगातार आता है। तो मैं पॉजिटिवली इसको देखता हूँ कि ऐसा हुआ है। एक देश जो मार खा के हटा हो और वो आज ही डोजर लेके अंदर घुस जाए, और ये जमीन के अंदर, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि एक काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे आया है कि वो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, ये आप नॉर्मल जेसीबी और क्रेन से नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और साइंटिफिक, लाइक मैंने कहा जी इलेक्ट्रिकल्स ने पहले बनाया था, तो क्या आज की डेट में जो अमेरिका के हालात हैं, वो जी वाले आगे आज कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे पाकिस्तान के अंदर? तो मुझे लग रहा है डिस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ उन चीज़ों को सील किया जा रहा है, जो चीज़ जिसे होनी नहीं चाहिए थी पहले एक शहर के नीचे। तो दिस इज हाउ लुक एट इट। और ये जो आप कह रहे हैं ना टनल्स बनाई गई है, ये हमास ही इस तरह से करता है ना। हमने देखा कि किस तरह से इजराइल जब हमले करा तो छुप जाते थे जाके इतनी गहरी टनल्स के अंदर, और शायद इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको बड़ा दर्द हो रहा है। अगर वहां डिस्ट्रक्शन हो रही है, उनको तबाह खुद ही किया जा रहा है, तो दर्द इसीलिए हो रहा है कि देखिए ये सब भी करवा लिया भारत ने और फिर मुझको क्रेडिट भी नहीं दिया सीज फायर का, तथाकथित सो कॉल्ड सीज फायर का। शायद इसीलिए रोते गाते फिर रहे हो। हाँ, वो तड़प रहा है। अब देखो तड़पने के कारण बहुत सारे हैं। आग लगी हुई है यूएसए के अंदर। CANRC टाइप कोई चीज़ की है उन्होंने, और देखो क्या हाल हो गया। तो ठीक है ना, अब हमारे खालिस्तानियों के झंडे देखे खुश होते थे, मैक्सिको का झंडा देख लो, कल ईरान का झंडा भी दिखेगा आपको इशूर विलिंग यूएसए के अंदर। पैलेस्टीन का तो बहुत लहरा लिया इन्होंने 2 साल। तो या बिल्कुल सही बात है, तकलीफ हो रही है। और वो उसका एक लीगल इशू भी था जहाँ पे वो ट्रेड और टैरिफ का कोर्ट में केस भी चल रहा था, उसमें भी उन्होंने ये स्टांस लिया है, इस चीज़ को यूज़ किया है कि हमने ट्रेड के थ्रू एंड टैरिफ के थ्रू भारत पाकिस्तान की लड़ाई लगाई। ऐसा कुछ नहीं था। भारत का पहले दिन से स्टेटेड स्टैंड था कि हमने जो करना था टेररिस्ट के खिलाफ कर दिया, अभी हमारा रिएक्शन आएगा जो पाकिस्तान करेगा। तो पाकिस्तान नहीं सुधरा, पाकिस्तान ने हिट बैक किया तो हमने उसको और ठोका, उन्होंने फिर हिट बैक किया, फिर उन्होंने और ठोका, और फिर वो नौबत आ गई कि अमेरिकन का एसेट्स भी उसमें। तो रेडिएशन की इसलिए बात नहीं हो रही, उसके 2 कारण है। आपने बीच में मेरी बात रह गई थी, आपने पूछा था रेडिएशन वाला पॉइंट। एक तो डेटोनेशन नहीं हुई है, वो कंफर्म है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं हुआ है। नेचुरल उनकी स्टोरेज इस तरीके से होती है कि पूरे कंपोनेंट इकट्ठे नहीं होते, लेकिन वो डिस्टर्ब हुआ है और शायद एक्टिवेट हुआ है, और एक कहते हैं ना फुस होकर, जैसे पटाखा फटा नहीं और फुस करके जल रहा है, वैसे हो रहा है। और रेडिएशन अगर लीक हुई भी है अंजू जी, तो वो आज नहीं पता चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश ऐसा ही हमारी तरह नहीं है कि सरेआम बोलेगा कि इवैक्यूएट करो, लोगों को निकालो। ये उन्होंने वो लाया, बुरॉन भी लाया, जहाज भी ऊपर घूमता रहा। दे आर कैपेबल कि अगर उनको कोई गारंटी दे दे फिरंग आके कि ओके थोड़ी बहुत रेडिएशन हुई है, 200 लोगों को कैंसर वंसर होगा, डोंट वरी, 500-600-700 लोगों को कैंसर होगा 2-3 साल के बाद, तो वो उससे भी खुश हैं, दे डोंट माइंड। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो रेडिएशन की कहानी तो शायद हमें काफ़ी देर बाद पता चलेगी, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ है, डेटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर डिवाइस नहीं हुआ पाकिस्तान के कहीं भी अंदर, इसलिए हमें देखने को नहीं मिला वो। जी। लेकिन एक जो डोजियर लेकर ये आए थे कि भारत ने हमें 20 जगह नहीं ठोका, 28 जगह ठोका, पाकिस्तान जैसा देश जो पहले रिलक्टेंट था ये एक्सेप्ट करने में कि भारत ने इतना नुकसान पहुंचाया, वो अचानक से डोजियर क्या अमेरिका के कहने पर लेकर आया? क्योंकि कटो ऐसा विक्टिम कार्ड खेलेगा तो कटोरे में ज्यादा भीख आएगी ना। एब्सोल्युटली, दैट्स द ओनली रीजन। और देखिए वो डोजियर लीक हुआ है, उन्होंने अपने पब्लिक नहीं किया है, अपने लोगों को तो बताया नहीं। और वैसे पाकिस्तान में कितने लोग इंग्लिश पढ़ के इसको समझेंगे क्या क्या लिखा है। तो ये भीख मांगने का एक बहुत अच्छा बहाना है, और पॉसिबली अमेरिका ही गाइड कर रहा है, CIA ही इनको गाइड कर रहा है कि आप ये करो। और उनका जो डेपुटेशन जो गया है, हमारे डेलीगेशन गए हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज की है, शशि थरूर साहब हैं, जो भी हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, जो भी जहाँ जहाँ पे गया, उनकी लैंग्वेज देखिए और इनकी देखिए। इनका जो वो डेलीगेशन लीडर था वो तो रो रहा था कि 80 जहाज आए और हर जहाज के ऊपर 5 मिसाइल थी, तो 400 मिसाइल हमारे ऊपर आने वाली थी, हमें कुछ दीजिए, हमें बचाइए, हमें उड़ा देगा। तो
और रोना-धोना इन्होंने शुरू कर दिया है। और क्योंकि बाहर वाली दुनिया रोना-धोना मानती नहीं है ज़्यादा, तो आपको एक एविडेंस देना पड़ता है, तो उन्होंने बेशर्म होके अपना लिख के दे दिया, भई यहाँ पे ठोक दिया इन्होंने। तो बट ये बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार पाकिस्तान ने जितना हमने बोला था, क्लेम किया था, उससे ज़्यादा बताया। तो इट्स अ गुड डेवलपमेंट और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो हमारे देश के अंदर पूछ रहे हैं जेट कितने गिरे और सरेंडर कर लिया, उनके भी शायद थोड़ा सा मुंह बंद होगा, अगर शर्म हुई तो। अदरवाइज नॉर्मल लोगों को, हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो हैं, उनको समझना चाहिए कि कितना प्रोपेगेंडा लड़ाई के टाइम पे दुश्मन भी फैलाता है, और बदकिस्मती से हमारे देश के अंदर जो बैठे हुए हैं वो भी फैलाते हैं। तो हमें डबली अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी हो जाएगा तो पाकिस्तान जब तक रहेगा इस हाल में, तो ये हरकतें करता रहेगा। हमें बहुत ज़्यादा सावधान और समझदार रहना चाहिए एज सिटीजन्स। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए एक नैरेटिव जो चलता है ना, उस नैरेटिव को कहीं न कहीं उसकी हवा निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सच को कहते हैं ना, चीखना नहीं पड़ता, कोठे पे चढ़-चढ़ के बोलना नहीं पड़ता कि ऐसा हुआ। झूठ ही इतना चिल्लाता है और हम लोगों के अब स हकीकत खुद सामने आ रही है। पर जिन लोगों को लग रहा था कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जी7 में पीएम मोदी को नहीं बुलाया गया, पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि भारत अलग-थलग पड़ गया है, ये सारी बातें हो रही थी। उनको पिस्सू काटने लग गए जब वो जी7 का सम्मेलन का न्योता पीएम मोदी को मिल गया। तो आपको लगता है कि दुनिया भारत की ताकत को समझ रही है, इसलिए कनाडा के पीएम ने ना चाहते हुए भी बाकी देशों के दबाव में पीएम मोदी को बुलाया है इस सम्मेलन के लिए? बहुत सारे पहलू हैं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट किया। जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे तो टोटल एंटी इंडिया, जस्टिन ट्रूडो जो था, आई थिंक दुनिया का इस टाइम सबसे बड़ा खालिस्तानी है, सबसे बड़ा। हुँ। अभी जो मार्क कार्ने आया तो इसके बारे में भी कहा, क्योंकि सेम पार्टी, लिबरल पार्टी के हैं दोनों, और लोगों ने कहा कि ये वैसे ही है, ये है, बट इसने एक दो चीज़ें की। इसने खालिस्तानी को अपनी कैबिनेट से निकाल दिया। आई थिंक एक लेडी बची है जो कि आउट एंड आउट खालिस्तानी नहीं है, इंडियन ओरिजिन की है। क्या नाम है उनका, आई थिंक आप जैसे नाम अंजू है या कुछ, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग नेम। बाकी वो इसने जितने वो थे ना, परमजीत जो शोर मचाते थे, और उनको इसने निकाल दिया। रही बात जी7 की, तो ये सच है और इसको हम इनकार नहीं कर सकते कि इन्होंने हमें पहले नहीं बुलाया। हमारे प्रेस को इन्होंने इनवाइट नहीं किया। तो अगर इनवाइट नहीं करते किसी देश से कोई नहीं आ रहा, तो वो क्लियर था। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जी7 एक ग्रुप है और कनाडा सिर्फ उसको होस्ट कर रहा है। तो उसमें बाकी कंट्रीज भी हैं जिनको, जो चाहती हैं कि, अभी कनाडा और अमेरिका को छोड़ दीजिए आप, ट्रंप तो अपने जो बेवकूफ़ी कर रहा है, और कनाडा भी चलो मानते हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे इंग्लैंड है, जापान है, फ्रांस है, तो ये जो देश हैं, ये हम पे, हमारी मार्केट को देख के उनकी आंखें खुली हुई हैं इस टाइम। इनफैक्ट अगर ईयू हमारे पीछे दौड़ रहा है, यूके, कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, ये करो, वो करो, हो भी रहा है, एग्रीमेंट हो भी गया है, तो उनको दिखता है कि उनको अगर अपनी इस फेज में से निकलना है, जबकि स्लो डाउन आ रहा है, डिप्रेशन टाइप्स माहौल एक इकोनॉमिक का बन रहा है, तो आपको एक ही देश है जो सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट सामने खड़ी है, वो भारत है, और जो कि सबको वेलकम कर रहा है, कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, कोई फालतू के टैरिफ की बात नहीं कर रहा। तो उन देशों का अपनी वो है। तो अगर टेक्निकली कनाडा ने अपने प्रेशर में आके, चाहे इसने थोड़े से खालिस्तानी हटाए हैं, बट एक डोमेस्टिक प्रेशर होता है और इलेक्शंस इनके होने वाले हैं, तो हो सकता है ऐसा किया हो, लेकिन फिर इनका इन हाउस बात हुई है। एटलीस्ट 7 में से 3 या 4, मेजॉरिटी बेसिकली 7 में से 4 देश तो ऐसे हुए होंगे ना जिन्होंने कहा होगा कि नहीं, पॉसिबली वोटिंग हुई होगी इसके ऊपर, जो ओपिनियन सीख की होगी, उन्होंने बोला होगा नहीं, भारत को बुलाओ। और वो दर्शाता है हमारा स्टेचर। और इसमें भी देखिए, मोदी साहब ना कर सकते थे कि आपने मेरा को साइडलाइन किया, जाओ बाड़े में नहीं आता, मैं तो रहा है। पर यही एक मैच्योरिटी होती है, जो कि अब कोई किसी को ट्विस्ट करना चाहे तो करे। जो आदमी अपने से आगे अपने देश को रखता है, वो इन चीज़ों से परे रहता है। अदरवाइज मेरे जैसा इंसान, शायद आप जैसा इंसान, ईगो पे ले लेगा, टची फील करेगा। तो इनकी ईगो नहीं है। भारत सबसे बड़े डेमोक्रेसी के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और सबसे थ्रेटन्ड आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा थ्रेटन्ड और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ के एक्चुअल रियल खतरा है उनको। तो एक देखिए, बहादुरी में या उनकी ब्रेवरी में तो किसी को शक नहीं है। उन्होंने जो अपने पहले किया, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, सीएम बनने से पहले, वो सिख बन के पंजाब में रहते रहे इमरजेंसी में, तो वो फिजिकली, जो कहते हैं ना, फिजिकल ब्रेवरी या करेज में तो उनको कोई डाउट नहीं है। और ईश्वर रक्षा करता है, ऐसे वो जिस मिशन के लिए आए हैं तो उसको पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी ईगो साइड पे रखी, और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। कहने को मना कर देते, कहने को किसी को भेज देते, जयशंकर साहब को भेज देते, या अपने निर्मला सीतारमण साहब को, मैडम को भेज देते, बट नहीं भेजा। तो ये दिखाता है। इसलिए भारत की
दुनिया जब देखती है ना तो ऑ कैसे देखती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ने नोट किया कि हमें भारत में कि हमें इनवाइट नहीं किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। पूरा अफ्रीकन यूनियन जो हमारे मंत्रमुग्ध है, बिकॉज जो हम उनकी हेल्प करते हैं, जैसे हमारा एटीट्यूड है, हम उनके बड़े भाई बन के कोशिश नहीं करते, हम उनके साथ बैठते हैं। तो वो देख रहे थे, सारे ऑब्जर्व करते हैं, एंड उनको भी लगा होगा कि भाई अब भारत मना करेगा, लेकिन नहीं किया। तो फिर क्या होता है कि आपका एक स्टेशन और बढ़ जाता है निगाह में दुनिया की। तो ये एक बहुत बड़ा एक इसको समझना चाहिए कि उसको हाँ बोलने भी मोदी साहब ने एक महानता दिखाई है। बाकी हम जहाँ जितना प्रोपेगेंडा करें, लोग खुश हो रहे थे, यहाँ को तो कह रहे थे ये हो गया वो हो गया, उनके मुंह भी बंद हो गए। आई थिंक उनको सबक सीखना चाहिए कि मोदी साहब के सामने जल्दबाजी नहीं करनी, वो ठंडा ठंडा चलते हैं, और ठंडा उनको जैसे गुड थिंग ही इज गोइंग। एंड हाँ, खालिस्तानी को घर के अंदर घुस के वहाँ खड़े होके कुछ भी बोले, वहाँ झंडे भी चढ़ेंगे, शोर भी मचाया जाएगा, ऑलरेडी शोर मचाया जा रहा है। वो कल आपने देखा कनाडा में खालिस्तानियों ने पाकिस्तान का झंडा अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया हुआ था। अब इनको कौन बताए कि पुंछ में गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुआ, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के ऊपर मिसाइल आई, किरण सेक्टर में एक सिख विलेज को टारगेट किया गया। तो अगर इनकी अक्ल नहीं आती तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बट ये तो ये दिखाता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। इसलिए भारत में तो वैसे भी खालिस्तानी के समर्थक है नहीं ज़्यादा। कनाडा में भी अभी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि हम इसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते। सो ठीक और है, जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट जी। और जैसे आप पीएम मोदी की दिलेरी की बात करें, आप सोचे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, वो कीव चले गए 11 जी घंटे की ट्रेन में जर्नी करके। दुनिया का किसी भी देश का कोई नेता ही हिम्मत नहीं दिखा सकता था, कितनी ट्रू। ज्यादा वहां पर उनकी जिंदगी रिस्क पर थी, लेकिन फिर भी गए ये कहने के लिए कि वॉर का इरा नहीं है। तो ये वो प्रधानमंत्री हैं। अगर ये कनाडा जा रहे हैं, वहां खालिस्तानी झंडे भी दिखा लेंगे, शोर भी मचाएंगे, तो आप यकीन माने कि वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज वो आतंकवाद का देकर ही आएंगे। लेकिन ये बताइए कि जैसे हमने कहा ना, बाजार है भारत एक बहुत बड़ा। आप देखो, शायद टीम कुक, वो जो टिम कुक है, वो भी एप्पल वाला इसीलिए भारत आना चाहता था, कितना धमका रहा था उनको वो डोनाल्ड ट्रंप। और अभी जो लड़ाई हुई है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद एलन मस्क को अगले ही दिन स्टारलिंक का भारत में लाइसेंस मिल गया। तो जी। डोनाल्ड ट्रंप तो एकदम से हाशी पर चला गया। उसने जो कहा था ना कि पीएम मोदी इज अ हार्ड नेगोशिएटर, वो उसको अब उसका मजा चखने को मिल रहा है शायद। हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एप्लीकेशन तो उसने 2-3 साल पहले दी थी, बट हाँ, तीन टाइमिंग साल टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग किसको, आई मीन ये ऑप्टिक्स है, और शुक्र है कि हमारी सरकार ने भी अच्छे ऑप्टिक्स खेलने शुरू कर दी, नहीं तो हमेशा हम क्या श्राफ्त में बैठे रहते हैं। ठीक है, उसने 3 साल पहले अप्लाई किया स्टारलिंक के लिए, और आज बिल्कुल सही टाइम पे जब झड़प हो रही थी अंदर, तो हमने कहा कि यार यू आर मोस्ट वेलकम। और इनफैक्ट हम दोनों एक ही स्टेट को बिलोंग करते हैं। मेरी अपनी एक कुछ जगह है हिमाचल में जहाँ पे आज भी नेट नहीं चलता, बड़ा प्रॉब्लम होती है मेरे को, और लोग फिर 5 लाख 6 लाख मांगते हैं कि हम कुछ कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं देते। तो ऐसे सुदूर, और अरुणाचल में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए, इवन कश्मीर के और लद्दाख में कई हिस्से हैं जो आज भी इंटरनेट में कवरेज में नहीं है। तो ऐसे लोगों को लगता है इस वो रह गए मेन स्ट्रीम में आने से। तो और जो मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की हैं स्टारलिंक के साथ, कंडीशंस बड़ी अच्छी और स्टेबल वो है, सिक्योर्ड हैं। तो हाँ, डोनाल्ड ट्रंप हमें अलग था करने चला था, हमें वो सीज फायर कराने चला था, उसका अपना सीज फायर तो हो नहीं रहा मस्क के साथ। एंड उसका फादर भी यहीं पे था उस दिन, जिस दिन उनकी आई बिलीव कि दुक्का मुक्का भी वो कहने की, लोग तो कितनी बातें करते हैं कि उसको कान पे भी मारा है ट्रंप ने, तो उसका फादर यहाँ था। तो ठीक है, ये मैं कहता हूँ ना, ये मोदी जी का अंदाज है कि ट्रंप ने बेवकूफ़ी की, इन्होंने नाम नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि किसी तीसरी पार्टी ने नहीं किया, डीजीएमओ पाकिस्तान ने कॉल किया और हमने किया, जो सच है। और जब उसको वो कोल्ड डिश सर्व करनी थी ना, तो बड़े मजे से मजे की दुनिया ने देखा। तो फिर हम कहते हैं हमें क्या पता जी, स्टारलिंक की एप्लीकेशन तो 3 साल पहले आई थी, पर फिर दुनिया समझती है। और इसी को कहते हैं मैच्योर स्टेट्समैनशिप। एंड इसमें भारत का अगर फायदा होता है, एप्पल यहाँ बन रहा है, उसने बोला मैं नहीं यहाँ से शिफ्ट करूंगा। आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि कल को अमेजोन वहां से निकल के दुबई के और सिंगापुर में सोच रहा है, मे बी यू नेवर नो, इट में लैंड अप समवेयर इन इंडिया। बिकॉज हम वो कंडीशंस और वो हमारी ब्यूरोक्रेसी काफ़ी घटिया है, आई एम सॉरी टू से, लोगों को तंग करती है। लेकिन ऊपर से काफ़ी सारी कंडीशंस नॉर्म्स सरकार ने हटाए हैं बाहर वाले लोगों को और हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को भी हेल्प करने के लिए। कुछ लोग, हमारी अपनी गलतियां हैं नीचे लेवल पे, अब हमारे वाले पटवारी और तहसीलदार नहीं सुनते, तो वो मोदी जी की गलती नहीं, हमारी अपनी सोसाइटी का फेलियर है कि हमारे ऐसे बच्चे पैदा किए और उनको दिमाग में ऐसा डाला। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट अंजू जी, और इसको ट्रंप को थप्पड़ पड़े तो इट्स गुड, वी हैव हाँ, नो ट्रंप इश्यूज। को थप्पड़
ट्रम्प को थप्पड़ पड़ रहे हैं, और जैसे आप कह रहे हैं ना कि 3 साल पहले आया था स्टारलिंक का, हमको नहीं पता था अभी हुआ। हमको तो ये भी नहीं पता था कि नूर खान एयरबेस के अंदर क्या हाँ, छिपा हुआ है। हाँ, हमने हमें तो किराना ऐसे ही भी पता नहीं। हाँ, हाँ, किराना भी गिरा, हमें तो पता ही नहीं किराना पे कुछ गिर गया। तो ये सब हमें पता नहीं, लेकिन चलिए दुनिया को तो पता पड़ रहा है कि भारत कहाँ जी, स्टैंड करता है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि जो अपने देश के अंदर बैठे हुए लोग हैं, विपक्ष है, एलओपी है, उनको भी समझ में आए, उनको भी पता पड़े कि भारत कहाँ स्टैंड करता है, तब तो मजा आए। लेकिन जी, आपने सर समय निकाला, बहुत ही अच्छी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।